अब हम स्टार्ट करते हैं जनाब, जो हमारा है सेक्शन नंबर 7 जो कि डील करता है सेलिंग और रीसेलिंग के साथ। इसमें वो ये कह रहे हैं कि कोई भी बंदा है जिसने इसेंशियल कमोडिटीज़ को सेल करना है तो वो जो एक इसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइस फ़िक्स कर दी जाएगी उससे ज़्यादा प्राइस में सेल नहीं करेगा, और उसकी जो एक प्राइस की लिस्ट है वो किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द प्लेस पे क्या करेगा, वो फ़िक्स करेगा, वहाँ पे लगाएगा उस लिस्ट को। नेक्स्ट है जी डिस्पोजल ऑफ सीज्ड इसेंशियल कमोडिटीज़। अब कोई भी जो कमोडिटीज़ हैं उसको क्या किया गया है, सीज़ किया गया है, तो अब उसको कैसे बेचा जाएगा या कैसे उसकी डिस्पोजल की जाएगी। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और इन एडिशन टू द प्रोसिक्यूशन अंडर द एक्ट। अब जो है किसी और लॉ में अगर उसका कोई प्रॉपर तरीक़ेकार लिख दिया गया है तो उसको फॉलो किया जाएगा, अदरवाइज़ क्या तरीके होगा उस इसेंशियल कमोडिटी को सेल करने के लिए। द इसेंशियल कमोडिटी सील्ड अंडर दिस एक्ट मे बी सोल्ड बाय एन ऑफिसर। उसको कौन सा ऑफिसर सोल्ड करेगा, वो सील्ड द इसेंशियल कमोडिटी, जो उसको सील कर रहा है वही ऑफिसर उसको सेल भी करेगा। ऑन द स्पॉट एट द प्राइस फिक्स्ड, उस जगह पे और उस प्राइस पे जो फ़िक्स की गई है इस इसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए इस एक्ट के तहत। एंड नंबर 2 है दी सेल प्रोसीड सो कलेक्टेड अंडर सबसेक्शन 1। अब जो सेल होगी, ठीक है, सबसेक्शन 1 के तहत शैल बी डिपॉजिटेड इन ए प्रॉफिट बेरिंग बैंक अकाउंट इन एनी स्केड्यूल बैंक, यानी कि वो किसी भी बैंक जो कि स्केड्यूल में एम्पावर कर दिया गया है कि ये बैंक जो है गवर्नमेंट के ड्यूज़ इसके खाते में जाएंगे, तो वहाँ पे वो बंदा, वो ऑफिसर डिपॉजिट करवाएगा तमाम जो प्रॉफिट्स होंगे उसमें। एंड इफ़ दी एक्यूज्ड पर्सन वूज इसेंशियल कमोडिटी इज़ सोल्ड इज़, और अगर जिस बंदे की, जिस एक्यूज्ड की, जिस मुलज़म की प्रॉपर्टी सेल की गई है वो है अक्वेंटेड ऑफ एन ऑफेंस, एक्विटेड ऑफ एन ऑफेंस, अगर वो अपने ऑफेंस से बरी हो चुका है, देन द डिपॉजिट अमाउंट शैल बी रिलीज्ड। जो अमाउंट गवर्नमेंट के बैंक में जमा करवाई गई थी उसको रिलीज़ करके उस एक्यूज्ड पर्सन को वापस कर दी जाएगी। अगर वो कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस है, अगर उसको सज़ा मिली है उस जुर्म की, देन द डिपॉजिट अमाउंट शैल बी फॉरफिटेड टू द गवर्नमेंट। तो फिर ये जो डिपॉजिट अमाउंट होगी इसको ज़ब्त कर ली जाएगी गवर्नमेंट की मदद से। उसके बाद 9 है सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, कि यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन की अब सप्लाई जो है वो कैसे होगी। एवरी डीलर, इंपोर्टर, प्रोड्यूसर और सेलर शैल सप्लाई टू द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल और एनी ऑथराइज ऑफिसर, यानी कि कोई भी जो बंदा है जो कि इंपोर्टर है, डीलर है, प्रोड्यूसर है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे किसको, पीसीजी को, यानी कि प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल को, या फिर किसी भी ऑफिसर को जो कि ऑथराइज है, या कोई भी कंट्रोलर ऑफ प्राइस एंड सप्लाईज सच इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, इंपोर्ट, परचेज, स्टॉक, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि इसेंशियल कमोडिटीज़ एज द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल और ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय दिस बिहाफ और कंट्रोलर ऑफ सप्लाईज में बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर। जो वो तमाम जो ऑफिसर ऊपर बताए गए हैं वो रिक्वायर करेंगे, तो तमाम जो ऊपर पर्सन्स बताए गए उनकी ड्यूटी है कि वो तमाम इंफॉर्मेशन ला के किन को देंगे, जो भी ऑफिसर ये बताए गए उनको प्रोवाइड करेंगे। पेनल्टीज़, एनी पर्सन वो कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑर्डर, यानी कि कोई भी बंदा है जो कि किसी भी ऑर्डर की जो इस एक्ट के तहत पास किया गया है उसकी कॉन्ट्रावेंशन करता है, उसकी मुखालफत करता है, तो फिर क्या होगा, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, तो उसको सज़ा दी जाएगी, कैद किया जाएगा। कितने अरसे तक, एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, 3 साल तक उसको कैद किया जा सकता है, या उसको जुर्माना किया जा सकता है 500,000 रुपीज़ तक, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब एनी पर्सन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, कोई भी बंदा है जिसको सज़ा हुई है इस एक्ट के तहत, इफ़ कन्विक्टेड अगेन, अगर वो दोबारा उसको सज़ा मिल जाएगी इस एक्ट के तहत, द पनिशमेंट अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी लेस दैन 1 मंथ और फाइन, तो जो उसकी सज़ा होगी वो 1 महीने से कम नहीं होगी, और जुर्माना भी साथ में उसको लगाया जाएगा जो कि 45,000 से कम नहीं होगा, या दोनों चीज़ें। एंड द बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ सच पर्सन में आल्सो बी सेल्ड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 डेज़, और 7 दिन तक उसकी जो जगह होगी उस प्रेमिसेस की जहाँ पे वो बिज़नेस कर रहा है उसको भी सील कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। अब जो है दी ऑफेंसेस अंडर दी एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, और इस एक्ट के तहत जितने भी ऑफेंसेस होंगे वो कॉग्निजेबल होंगे और उनमें ज़मानत भी नहीं होगी, नॉन बेलेबल होंगे। अपील, यानी कि अपील आ गया। अब कोई भी बंदा है जो कि एग्रीव्ड हुआ है किसी भी ऑर्डर से, किसी भी ऑफिसर के ऑर्डर से वो एग्रीव्ड हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो 7 दिन के अंदर अंदर अपील प्रेफर कर सकता है बिफोर दी डिवीजनल कमिश्नर। अगर ऑर्डर है किसी का जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, या फिर अगर ऑर्डर पास किया गया है बाय दी डिवीजनल कमिश्नर, तो फिर किसके पास जाएगी, डिवीजनल कमिश्नर शैल बी फाइनल। तो डिवीजनल कमिश्नर का ऑर्डर जो है वो भी फाइनल हो जाएगा। इसमें ये चीज़ बताई गई है। इसमें सिंपल सा ये बताया गया कि कोई भी बंदा जो एग्रीव्ड होगा वो 7 दिन के अंदर अंदर अपील को प्रेफर कर सकता है टू द रेलिवेंट डिवीजनल कमिश्नर ऑफिसर, और जो डिवीजनल कमिश्नर ऑफिसर का ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा। नेक्स्ट है जी, एनी प्रोड्यूसर, डीलर, इंपोर्टर और सेलर अगर एग्रीड हुआ है प्राइस कंट्रोलर जनरल के ऑर्डर से या किसी ऑफिसर जो कि ऑथोराइज्ड बाय हिम है, तो फिर क्या होगा, अपील प्रेफर की जाएगी 15 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर उसके पास होने के, और दी एपलेट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बाय दी कौंसल, और फिर जो एपलेट कमेटी होगी वो कौंसल बनाएगी, एंड दी ऑर्डर पास्ड बाय दी एपलेट कमेटी शैल बी फाइनल, और ये ऑर्डर जो एपलेट कमेटी पास करेगी वो फाइनल होगा। नेक्स्ट है 13 अटेम्प्ट एंड अबैटमेंट्स। अब कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन वो अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रावेन, जो कि इस सेक्शन की, जो इस एक्ट की कॉन्ट्रावेंशन करता है या अबैट करता है, किसी दूसरे को उकसाता है कि वो इस एक्ट की कॉन्ट्रावेंशन करे, तो उसको ऐसे ही समझा जाएगा कि उसने खुद जाके इस ऑर्डर की या इस एक्ट की कॉन्ट्रावेंशन की है। प्रोवाइडेड दैट, इसकी एक एक्सेप्शन है ये कि अ पर्सन वो बाइज एन इसेंशियल कमोडिटी फॉर इट्स पर्सनल कंजम्पशन और यूज़ एंड नॉट फॉर सेल, ही शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन अबैटेड द कंट्रावेंशन ऑफ सच ऑर्डर। ऐसा बंदा जो अपनी सेल के लिए कोई भी चीज़ ख़रीदता है या फिर अपने कंजम्पशन के लिए ख़रीदता है, तो उस बंदे को ये ऑर्डर की कॉन्ट्रावेंशन के लिए लायबल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट 14 है ऑफेंसेस बाय कॉरपोरेशंस। इसमें जनाब सेक्शन जो 14 है, इसमें सिंपल सी बात यही की गई है कि अगर कोई भी जो इस एक्ट की कॉन्ट्रावेंशन करने वाला पर्सन है वो क्या है, वो कोई कॉरपोरेट बॉडी है, कोई पार्टनरशिप है, कोई कॉरपोरेशन है, या कोई ऐसा इंडिविजुअल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, या कोई डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है, मेंबर है, ठीक है, वो क्या करता है, वो इस एक्ट की कॉन्ट्रावेंशन करता है, और जब तक वो ये साबित नहीं कर देगा कि जो ये उससे कॉन्ट्रावेंशन हुई है उसके नॉलेज के बगैर हुई है, विदाउट हिज नॉलेज हुई है, या उसने इस कॉन्ट्रावेंशन से बचने के लिए पूरी एहतियात की है, तब तक उसको क्या समझा जाएगा, गिल्टी ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन, उस कॉन्ट्रावेंशन का मुलज़म समझा जाएगा। नेक्स्ट है 15 फॉल्स स्टेटमेंट। अ पर्सन शैल बी पब्लिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ इफ़ ही। अगर कोई भी बंदा झूठा बयानिया बनाता है तो उसको जो है वो 3 साल तक सज़ा दी जा सकती है, साथ में जुर्माना भी किया जा सकता है, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं इफ़ ही, अगर वो ये 2 काम करे तो। व्हेन रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्डर मेड अंडर द एक्ट टू मेक ए स्टेटमेंट और फर्निश एनी इंफॉर्मेशन मेक्स एनी स्टेटमेंट, यानी कि उसको किसी ऑर्डर के ज़रिए से इस एक्ट के तहत वो कोई स्टेटमेंट देता है या कोई भी इंफॉर्मेशन जो है देता है, और वो इंफॉर्मेशन क्या है, वो झूठी होती है, फाल्स होती है, और वो जानता भी है कि वो जानबूझ के झूठी इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके पास पूरा बिलीव है, और ही डज़ नॉट बिलीव टू बी ट्रू, या उसको बिलीव ना भी हो कि जनाब ये गलत होगी इंफॉर्मेशन, तो भी क्या होगा, नंबर 2, मेक एनी स्टेटमेंट एज एफोरसेड इन एनी बुक अकाउंट, या किसी वो बुक में, अकाउंट में, रिकॉर्ड में जाके वो ये चीज़ लिखता है जो कि वो गलत होती है,
ठीक है, तो भी वो उसको 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। नेक्स्ट वन है पावर टू ट्राई ऑफेंसेस। अब जो ये ऑफेंस हुए हैं ऊपर मेंशन है, इनको ट्राई करने की पावर किसी के पास है। द ऑफेंस इज़ पनिशेबल अंडर द एक्ट शैल बी ट्राइड बाय द स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 14A ऑफ द कोड। अब जो है इन ऑफेंसेस को ट्राई करने की पावर जो होगी वो स्पेशल मजिस्ट्रेट को पास होगी, जो कि सेक्शन 14A है जो हमारे कोड का, उसके तहत ही अपॉइंट होगा। इधर इन समरी मैनर, अब वो उसको ट्रायल को जो है समरी ट्रायल में भी चला सकता है, या जैसे कि 262 से 65 तक जो कोड में प्रोवाइडेड हैं वैसे तरीक़ेकार अडॉप्ट करके ट्रायल को चला सकता है। नेक्स्ट है इफ़ ए स्पेशल मजिस्ट्रेट हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एक्ट हैज़ बीन कमिटेड। अगर मजिस्ट्रेट ये सेटिस्फाइड हो जाता है या उसके पास पूरा बिलीव है कि जनाब ये जो ऑफेंस है ये वाकई ही कमिट हुआ है, इसी पर्सन से ही हुआ है, ही में एंटर द प्लेस और प्रेमिसेस वेयर द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, तो फिर वो उस जगह में जा सकता है जहाँ पे ये ऑफेंस कमिट हुआ है, एंड ट्राई द ऑफेंस एज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 1, और उस सेक्शन को ट्राई करेगा सब सेक्शन 1 के तहत ही। बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टन केसेस। अब जो है बारे सबूत किस पे आएगा, सेक्शन 17 है बारे सबूत के हवाले से। वेयर एनी पर्सन इज़ प्रोसिक्यूटेड for contravening any order made under the act which prohibits him from doing an act or being in possession of a thing without lawful authority or without a permit, license or other document, the burden of proving that he has such authority, permit, license or other document shall be on him। यानी कि जो बंदा जो है वो प्रोसिक्यूट करेगा, ठीक है, हमेशा जो बारे सबूत होता है ये प्रोसिक्यूशन पे होता है, तो यहाँ पे भी जो बंदा ये एलेज करेगा या जो बंदा कॉन्ट्रावीन करेगा किसी भी ऑर्डर को, उस पे ही बारे सबूत होगा। 18 है प्रोटेक्शन। उसके बाद है सेक्शन नंबर 19 जो कि है पावर टू मेक रूल्स, यानी कि रूल्स बनाने की पावर जो है इस एक्ट के तहत किसके पास है, वो है गवर्नमेंट के पास, पंजाब गवर्नमेंट। 20 है पावर टू फ्रेम रेगुलेशन। अब रेगुलेशन बनाने की पावर्स किसके पास है, चूँकि जो पेरेंट लॉ है एक्ट जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी और उसके बाद जो कौंसल होगी वो फर्दर रेगुलेशन रूल्स बनाएगी। नेक्स्ट है जी पावर टू अमेंड स्केड्यूल। अब स्केड्यूल्स को अमेंड करना है तो वो पावर भी कौंसल के पास ही है। नेक्स्ट है ओवर राइडिंग इफेक्ट। ये जो लॉ है एनी ऑर्डर मेड अंडर द एक्ट शैल हैव effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than the act or any instrument having effect by virtue of any enactment other than the act। यानी कि ये जो लॉ होगा, ये जो ऑर्डर है सॉरी एक्ट है ये वाला जो, ये किसी और लॉ में या तो कोई चीज़ लिखी गई है तो उसको फॉलो किया जाएगा, किसी और लॉ में अगर नहीं लिखी गई तो ये वाला लॉ चूँकि स्पेशल लॉ है, जितने भी प्राइस कंट्रोल के रिलेटेड मैटर्स होंगे उन पे ये ओवर राइडिंग इफ़ेक्ट रखेगा, यही एप्लीकेबल होगा। रिपील एंड सेविंग 23 है द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ ऑर्डिनेंस 23(5) ऑफ 24 इज़ हेयर बाई रिपील्ड। अब 23 का जो पहले एक्ट था वो आके ख़त्म हो जाएगा, इससे रिपील हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। एंड नॉट विद स्टैंडिंग, इसकी सेविंग है नॉट विद स्टैंडिंग द रिपील अंडर सबसेक्शन 1 ऑल एक्शंस टेकन अंडर द रिपील्ड ऑर्डिनेंस शैल बी डीम टू हैव बीन टेकन अंडर द एक्ट। और तमाम जो एक्ट्स होंगे जो कि रिपील्ड ख़त्म हो चुके हैं अंडर सबसेक्शन 1, उनके अलावा ऑल एक्शन टेकन अंडर द रिपील्ड ऑर्डिनेंस, जो उस रिपील्ड ऑर्डिनेंस के तहत लिए गए थे उनको ऐसे ही समझा जाएगा कि इस एक्ट के तहत वो स्टेप्स या वो एक्ट्स किए गए हैं। तो ये था हमारा सेक्शन जो है 23। हमारा अब ये प्राइस कंट्रोल एक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है।